हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। आज क्वाड्रिलेटरल का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ज्यामिति में जो हमारा विषय था ज्यामिति, उसमें हम लोगों ने ज्यामिति में जो अध्ययन के विषय देखे थे वह क्या था भैया? तो सबसे पहला था रेखा एवं कोण, फिर दूसरा नंबर पे जो था आपका त्रिभुज था, तीसरे नंबर पे जो हमको पढ़ना था वह क्या था? चतुर्भुज था, चौथे नंबर पे जो हमको पढ़ना था वह था वृत्त, और पांचवें नंबर पे जो हमको पढ़ना था वह था बहुभुज। यही 5 विषय हमको पढ़ने थे। तो अब तक हम लोगों ने रेखा एवं कोण को पढ़ लिया, इसके बाद त्रिभुज का अध्ययन किया। अब हमारा विषय कौन सा आता है? तो वह है चतुर्भुज, यानी चतुर्भुज जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो चलिए हम लोग चतुर्भुज का अध्ययन करते हैं। तो अगर हम बात करें कि चतुर्भुज कहते किसे हैं, चलिए बात करें कि हम चतुर्भुज कहते किसे हैं। तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि समतल तल पर 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या होती है? चतुर्भुज होती है ना। तो आप लिख सकते हैं कि समतल तल पर 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यानी कि हम बात करें कि समतल तल पर जो 4 रेखाखंडों से, देखिए एक रेखाखंड, 2 रेखाखंड, और यह तीसरा रेखाखंड, और यह कौन सा? चौथा रेखाखंड। तो समतल तल पर 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। यानी कि अगर हम कहें तो ए बी सी और डी, यही हो गया। ए बी सी डी क्या हुआ? एक चतुर्भुज हुआ। अब देखिए चतुर्भुज की हम बात करें तो चतुर्भुज की विशेषताओं को हम पढ़ सकते हैं। चलिए हम चतुर्भुज की विशेषताएं देखते हैं कि चतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए चतुर्भुज की जब हम विशेषताओं की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं शीर्ष की। चतुर्भुज में शीर्ष भैया कितने होते हैं? तो आप कहेंगे शीर्ष कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर हम कहें कौन शीर्ष, तो आप कहेंगे शीर्ष ए होगा, शीर्ष बी होगा, शीर्ष सी और शीर्ष डी, यही 4 शीर्ष होंगे ना। फिर शीर्ष के बाद हम किन चीजों की बात करते हैं? तो अब भुजा की बात करते हैं। देखिए हम भुजा की बात करें तो भुजा भी कितने होंगे? 4 ही होंगे, क्योंकि जिसका नाम ही है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हो। तो 4 भुजा होगी। कौन कौन भैया? तो आप कहेंगे एक भुजा होगी ए बी, फिर कौन होगी? तो आप कहेंगे बी सी, फिर कौन सी? तो आप देख रहे होंगे सी डी, फिर कौन? तो आप कह सकते हैं डी ए या ए डी, यही 4 भुजाएं होंगी। यानी 4 शीर्ष होंगे, 4 भुजा होगी, और कितने कोण होंगे? अगर हम कोण की बात करते हैं तो कोण भी 4 ही होंगे ना, 4 कोण। यानी कि आप कह सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, यही 4 कोण हुए। 1 2 3 और 4 कोण हुए। फिर आप बात करेंगे, देखिए अब हम कहें तो सम्मुख कोणों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह क्या होती है भैया? उसी को हम विकर्ण बोलते हैं ना। देखिए यहां से सम्मुख कोणों को मिलाने वाली रेखा ही विकर्ण कहलाती है। तो अगर हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितने होंगे? तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि विकर्ण 2 होंगे ना। कौन कौन? तो आप कह सकते हैं एक AC होगा, देखिए A को C से मिलाने वाली रेखाखंड वह विकर्ण,
और कौन एक ठो होगा, तो आप कह सकते हैं BD, 2 विकर्ण होंगे। यानी कि अगर हम चतुर्भुज की बात कर सकते हैं तो ध्यान दीजिए, चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, जैसे शीर्ष A, शीर्ष B, शीर्ष C और शीर्ष D। 4 भुजाएं होंगी, AB, BC, CD और AD। यही 4 भुजाएं होंगी। देखिए 1, 2, 3 और 4। विकर्ण कितने होंगे, तो आप कहेंगे विकर्ण 2 होंगे, जैसे AC विकर्ण 1 हो गया और एक विकर्ण कौन सा हुआ, तो आप कहेंगे BD। यानी कि चतुर्भुज की मुख्य रूप से 4 विशेषताएं हैं। लेकिन और थोड़ी सी विशेषताएं उसको समझें थोड़ा सा, तो देखिए यह क्या गुण होते हैं इसमें, कि जो चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है भैया, तो आप कह सकते हैं 360 अंश होता है ना। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। यानी कोण A धन कोण B धन कोण C, ठीक, और धन कोण D बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं 360 अंश। अर्थात चतुर्भुज के चारों कोणों, या यहां पे एक शब्द लिख सकते हैं अंत, क्योंकि अभी बाह्य भी पढ़ेंगे। तो चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है, 360 अंश होता है। यानी कि अगर हम चारों अंत कोणों को जोड़ दें A, B, C और D, तो कितना होगा, 360 अंश होगा। उसी तरह से आप कह सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, तो 360 अंश होता है। देखिए अगर हम कहें बहिष्कोण, आपने पढ़ा है कि किसी एक भुजा को जब एक तरफ बढ़ाया जाए तो बहिष्कोण बनता है, यानी कि इसे भी इधर बढ़ाया जाए और इसे इधर बढ़ाया जाए तो यह बहिष्कोण बनेंगे सब ना। तो चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल कितना होगा, तो आप कह सकते हैं 360 अंश। यानी कि मान लीजिए यह 1 है, यह 2 है, यह 3 है और यह 4 है, तो आप कह सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 धन कोण 4 बराबर कितना, 360 अंश। तो देखिए अब तक हमने क्या समझा कि चतुर्भुज यानी कि समतल तल पर 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज की विशेषताएं क्या होती हैं, तो 4 शीर्ष होता है, 4 भुजा होती है, 4 कोण होता है और 2 विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के चारों अंत कोणों का योगफल कितना होता है भैया, 360 अंश। यानी कि चारों अंत कोणों को जब जोड़िएगा तो 360 अंश होगा ना। उसी तरह से चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योगफल कितना होता है, तो आप कहेंगे 360 अंश ही होता है। यानी कोण 1 कोण 2 कोण 3, जैसे हमने बहिष्कोण को लिखा है, मान लीजिए 1 2 3 और 4, तो सभी का योगफल कितना होगा, 360 अंश। देखिए यह चतुर्भुज से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन अब हमें चतुर्भुज में पढ़ना कितना है, किन किन चतुर्भुजों को पढ़ना है, अब हम उसकी बात करेंगे ना। चलिए इसको मिटाते हैं और देखते हैं कि चतुर्भुज में हमको पढ़ना क्या है। आइए, तो हम लिख सकते हैं चतुर्भुज के प्रकार। देखिए कितने प्रकार के चतुर्भुजों को पढ़ना है, और है तो बहुत आसान निश्चित तौर पे, लेकिन हमने पढ़ा उतनी ढंग से नहीं, इसलिए थोड़ा सा कठिन लगता है। देखिए चतुर्भुज के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ना, चतुर्भुज के प्रकार। देखिए चतुर्भुज के प्रकार में हमको सबसे पहले नंबर पे पढ़ना है जिसका नाम है आयत, फिर दूसरे नंबर पे पढ़ना है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज। तीसरे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वह क्या होगा भैया,
तो आप कह सकते हैं वर्ग। चौथे नंबर पे जो हम पढ़ेंगे वह होगा समचतुर्भुज। फिर जो पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे वह होगा समलंब चतुर्भुज। कौन सा? समलंब चतुर्भुज। जो छठे नंबर पे हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज। जो सातवें नंबर पे हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भैया कौन सा? तो आप कह सकते हैं उत्तल चतुर्भुज। और जो आठवें नंबर पे हम पढ़ेंगे उसका नाम है अवतल। तो हमें इन 8 प्रकार के चतुर्भुजों को पढ़ना है। कौन कौन? तो आप कह सकते हैं कि पहले नंबर पे आयत, दूसरे नंबर पे समानांतर चतुर्भुज, तीसरे नंबर पे वर्ग, चौथे नंबर पे समचतुर्भुज, पांचवें नंबर पे समलंब चतुर्भुज, छठे नंबर पे चक्रीय चतुर्भुज और सातवें नंबर पे उत्तल चतुर्भुज तथा आठवें नंबर पे अवतल चतुर्भुज। यानी कि अगर हम बात करें तो हमें इन्हीं 8 चतुर्भुजों के बारे में पढ़ना है। लेकिन देखिए मुख्य रूप से सवाल जो हमारे बनते हैं वह 1 से लेकर 6 तक बहुत महत्वपूर्ण चतुर्भुज है और ज़्यादा करके यहीं से हमारे प्रश्न बनते हैं। लेकिन चूंकि हमें पढ़ना है चतुर्भुज में तो हम कह सकते हैं इन 8 चतुर्भुजों को हमें पढ़ना है ना। अब देखिए जो 8 चतुर्भुज को पढ़ना है तो सबसे पहले हम बारी बारी से पढ़ने का प्रयत्न करते हैं कि आयत हम किसे कहते हैं, समानांतर चतुर्भुज क्या होता है, वर्ग हम किसे कहते हैं, समचतुर्भुज क्या होता है, समलंब चतुर्भुज हम किसे कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज और अवतल चतुर्भुज क्या होते हैं। इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे ना। तो आइए हम बारी बारी से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमारा अध्ययन का जो विषय होगा वह क्या होगा भैया? तो आप कह सकते हैं आयत। ठीक, चलिए आयत को पढ़ने का हम प्रयत्न करते हैं कि आयत क्या है। तो अगर हम आयत की बात करें कि आयत हम किसे कहते हैं भैया, तो आप लिख सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिसके या जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है वह आयत कहलाता है। यानी कि आयत में हमें क्या पढ़ना है? तो आप कह सकते हैं कि वह चतुर्भुज जिनकी, आप यहां जिनकी कर लीजिए, जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण होता है वह आयत कहलाता है ना। तो हम आयत किसे कहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या हो? बराबर हों तथा प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण हो, उसे ही हम आयत कहते हैं ना। यानी कि हम आयत ऐसे बना सकते हैं। देखिए अगर हम कहें कि सम्मुख भुजाएं बराबर, तो देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर की हम बात करें तो देखिए यहां सम्मुख भुजाएं क्या हुई? बराबर हम दिखा दिए, ए बी सी और डी। यह क्या है? एक आयत है, क्योंकि इसकी अगर हम कहें तो ए बी जो भुजा है वह बराबर है डी सी के और जो बी सी भुजा है वह बराबर है डी ए के। और प्रत्येक कोण कितने अंश के हैं भैया? तो आप कह सकते हैं 90-90 अंश के हैं। प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के हैं? तो आप तुरंत कह सकते हैं कि 90-90 अंश के हैं। इसलिए यह चतुर्भुज कैसा होगा? तो आप कह सकते हैं इसी को हम आयत कहेंगे। लेकिन आयत में कुछ गुण पाए जाते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगर हम गुण की बात करें तो हमें यही जानना सबसे जरूरी है कि आयत में क्या क्या गुण होते हैं और किन गुणों के आधार पर चलता है। तो देखिए सबसे पहला गुण ही आप यही कर सकते हैं
कि आयत की क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो AB है वह बराबर किसके, CD के, तथा जो BC है वह बराबर किसके भैया, तो आप कह सकते हैं AD के ना। सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या कह सकते हैं, चलिए आइए दूसरे पॉइंट पे। हम दूसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं कि सम्मुख या प्रत्येक कोण समकोण होते हैं ना, प्रत्येक कोण समकोण होते हैं। प्रत्येक कोण क्या होते हैं भैया, समकोण होते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर कितना, तो आप कह सकते हैं कि यह बराबर किसके होंगे, समकोण के, अर्थात 90 अंश के सभी बराबर होंगे ना। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट, जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए यह जो विकर्ण है ना, यह विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि जो विकर्ण AC है वह बराबर किसके होगा, तो आप कह सकते हैं BD के ना। देखिए AC बराबर होगा BD के, विकर्ण बराबर होते हैं। फिर अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक, आप कह सकते हैं कि जो विकर्ण हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी कि यहां तो बराबर है, मान लीजिए यह O है, तो आप लिख सकते हैं कि AO बराबर OC बराबर OD बराबर OB। विकर्णों में भी यही कहानी होगी ना। अब एक चीज और समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप किसका करते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा कर देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाता है। और यदि आपसे आयत का परिमाप पूछे तो आप करते क्या है भैया, देखिए यहां से यहां चलेंगे, यहां चलेंगे, यहां फिर यहां आएंगे तो परिमाप होगा। अर्थात आप लिख सकते हैं 2 लंबाई धन चौड़ाई, यही आयत का परिमाप होगा। फिर यहां देखिए परिमाप तो हो गया, फिर यहां एक होता है आयत का विकर्ण। चूंकि ध्यान दीजिए यहां 90 अंश का कोण बन रहा है, यह विकर्ण है, तो आप कह सकते हैं लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर बराबर किसका, विकर्ण का स्क्वायर। तो विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आप कह सकते हैं करणी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर ना, यह विकर्ण होगा। तो देखिए चतुर्भुज अगर हम कहें तो आयत में यह विशेषताएं पाई जाती हैं। अब आयत के बाद हम किसको पढ़ेंगे, समानांतर चतुर्भुज को, क्योंकि देखिए रिलेटेड है, आयत और समानांतर चतुर्भुज एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए एक साथ पढ़ेंगे ना। तो आयत पढ़ लिया। अब चलिए इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो मिटाते हैं इससे। ठीक है, आयत को हमने पढ़ लिया। अब देखिए पढ़िए समानांतर चतुर्भुज, क्योंकि एक साथ जब पढ़ेंगे ना थोड़ा सा फायदा मिलेगा। आप समझिए फायदा कैसे मिलेगा। अब हो गया भैया दूसरा नंबर जो आया समानांतर। चलिए समानांतर चतुर्भुज की बात करें तो देखिए जैसे आपने अभी आयत को पढ़ा था ना, देखिए यह आयत था, जैसे ए बी सी और डी, यह क्या है, आयत है। अब आयत में आप करिए क्या, बी और सी को पकड़ के थोड़ा सा खींच दीजिए। जैसे होता है ना गांव में लोग चिकई खेलते हैं तो पता चलता है एक हाथ ये पकड़ लेते हैं, पैरिया वाला पकड़ के खूब खींचते हैं, होता है ना। तो देखिए उसी तरह से आप बी और सी को पकड़ के खींचिए, तो देखिए होगा क्या, ऐसे कहानी कुछ बन जाएगी। अब ऐसे हो जाएगा ना। अब देखिए यही बन गया, क्या नाम है आपका, समानांतर चतुर्भुज। देखिए ए बी
सी और डी, इसी को पकड़ के खींचा गया, इसलिए थोड़ा सा यह जो है बटुर गया, छोटा हो गया ना। अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या भैया, आयत को ही हमने पकड़ के खींचा था, तो आप लिख सकते हैं कि अब हम समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, या तो आयत है लेकिन यह क्या है, समानांतर, यह समानांतर चतुर्भुज है ना। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज को हम कैसे लिख सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर हों, उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। यानी समानांतर चतुर्भुज की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि ऐसा चतुर्भुज या वह चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर हों, यानी कि यह जो AB है वह बराबर हो CD के, लेकिन यह एक दूसरे के क्या हो, समानांतर हो, और जो BC है वह बराबर हो AD के तथा एक दूसरे के समानांतर हो, तो इसी को हम क्या कहेंगे, समानांतर चतुर्भुज कहेंगे ना। चलिए अब देखिए हुआ क्या था भैया, आयत को ही ना पकड़ के हमने खींचा था, B और C को पकड़ के खींच दिया, तो बना क्या, समानांतर चतुर्भुज बना। तो आप कहेंगे कि जब इसी को पकड़ के खींचा गया था तो कुछ तो गुण इसके मिले होंगे, जाहिर सी बात है गुण मिले होंगे। तो आ जाइए गुण की बात कर लेते हैं। अब देखिए इसमें गुण क्या हो जाता है, तो आप कह सकते हैं पहला गुण कि सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो AB है वह बराबर होगी CD के, तथा जो AB है वह समानांतर होगी CD के ना। उसी तरह से जो BC है वह बराबर होगी AD के, तथा जो BC है वह समानांतर होगी AD के, ठीक, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं। बस देखिए बढ़ाई इसी को खींचा गया तो यह भुजा तो बराबर है, यह भुजा भी बराबर है, केवल समानांतर हो गई। अब देखिए अगला जो पॉइंट महत्वपूर्ण है, अब तक हमने पढ़ा था प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, लेकिन जब हमने खींच दिया तो यह कोण तो बड़ा हो गया, देखिए, और यह कोण छोटा हो गया, तो आप कह सकते हैं कि सम्मुख कोण, लिख लीजिए इसे, सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। देखिए यहां सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं, यानी कोण A बराबर होगा कोण C के, तथा कोण जो B है वह बराबर होगा कोण D के। यहां सम्मुख कोण बराबर हो जाते हैं। अभी आपने इसमें पढ़ा था कि जो विकर्ण होते हैं वह बराबर होते हैं, पढ़ा था ना। लेकिन यहां क्या होता है भैया कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, होता है ना, विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि इसको खींच दिया गया तो ये बढ़ गया, तो ये विकर्ण बड़ा हो जाएगा और ये विकर्ण छोटा हो जाएगा ना। तो आप लिख सकते हैं अगले पॉइंट में कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, किसमें भैया, समानांतर चतुर्भुज में। आपने देखा होगा चारपाई बनाने वाले इसी चीज को नापते हैं, क्या इसके विकर्ण बराबर हैं, तो थोड़ा इधर उधर से ठोक ठाक के उसको बराबर कर लेते हैं ना। लेकिन इसको खींच दिया गया तो ये बड़ा हो गया, ये वाला छोटा हो गया, मान लीजिए O पे ही काट रहा है, तो विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। भले विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन वह आयत के गुण को रखते हैं।
और एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो AC है वह बराबर नहीं है BD के, सही, लेकिन जो OB है, OB बराबर किसके होगा, OD के होगा, तथा जो OA है वह बराबर किसके होगा, OC के होगा। विकर्ण क्या होते हैं भैया, एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन करते क्या हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह समानांतर चतुर्भुज का गुण हो गया, सही है। देखिए, इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समानांतर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ तो प्रत्येक कोण 90 अंश के थे आयत में, लेकिन समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ विकर्ण बराबर थे, यहाँ विकर्ण बराबर नहीं होते। यहाँ भी विकर्ण समद्विभाजित कर रहा था और यहाँ भी विकर्ण समद्विभाजित करता है, क्योंकि इसी को खींच के बनाया गया है। तो हर एक गुण तो मिलते हैं, बस गुण क्या कौन सा नहीं मिला कि विकर्ण यहां बराबर था लेकिन यहां विकर्ण बराबर नहीं होगा, सही। देखिए, ऐसे अगर आप थोड़ा सा इन दोनों को लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे तरह से समझ में आएगा, नहीं तो हम कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि किस में बराबर नहीं होता विकर्ण, किस में बराबर होता है, किस में समद्विभाजित करता है, किस में समद्विभाजित नहीं करता है। आप समस्या में यही पढ़ते हैं। अब देखिए, अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं। देखिए, अगले पॉइंट की हम बात करें तो यहां से लिख सकते हैं कि समचतुर्भुज का समांतर चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हम समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें तो आप कह सकते हैं कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। परिमाप तो वही रहेगा, कोई समस्या नहीं। यहां देखिए, लेकिन हम क्षेत्रफल की बात करें तो आधार गुणे ऊंचाई, यानी कि यह भुजा अगर ले लें तो इस भुजा से यहां हम कोई लंबवत ऊंचाई डालेंगे, तो लंबवत ऊंचाई जब नाप लेंगे कि कितना हो रहा है, तो अगर इसका गुणा कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा ना। तो हम देखिए इस आधार पे कर सकते हैं। हमने आयत और समानांतर चतुर्भुज को पढ़ा। अब अगले वीडियो में जो आगे के पार्ट हैं, जो आगे की विशेषताएं या हम प्रकार की बात करते हैं, उनको हम लोग पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। और ऐसे ही दो दो को लेके पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे बहुत आसानी से हम याद करते चले जाएंगे। चलिए, धन्यवाद।